महाराष्ट्र में कोरोना मामले से निपटने में नाकाम उद्धव ठाकरे के दिन अब पूरे होते दिख रहे हैं। क्या नेता और क्या प्रजा, सबके सब इस बाप बेटे के चेहरा चमकाने वाली जोड़ी से मुक्ति पाना चाहते हैं। इसी वजह से जब बीजेपी नेता नारायण राणे ने राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी से मिलकर राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाने की मांग की तो उद्धव ठाकरे के हाथों के तोते उड़ गए। महाराष्ट्र के सियासी गलियारे में खलबली मच गई। आनन फानन में उद्धव ठाकरे ने अपने घर पे बैठक बुलाई। ये बैठक बेहद गुप्त तरीके से बुलाई गई क्योंकि राजनीतिक गलियारों में चर्चा है कि क्या महाराष्ट्र में महाविकास अघाड़ी सरकार खतरे में है या फिर केंद्र सरकार कोई बड़ा फैसला लेने की तैयारी में है। सूत्र बताते हैं कि महाराष्ट्र की सत्ता का केंद्र बने मातोश्री पर एनसीपी सुप्रीमो शरद पवार, सीएम उद्धव ठाकरे और शिवसेना नेता संजय राउत के बीच सोमवार शाम गुप्त बैठक हुई। ये बैठक बेहद महत्वपूर्ण इसलिए भी है क्योंकि लंबे अंतराल के बाद एनसीपी सुप्रीमो मातोश्री पहुंचे थे। हैरान करने वाली बात यह है कि विधानसभा चुनाव नतीजों के बाद 36 दिन तक चले सत्ता के संघर्ष के बीच एक बार भी शरद पवार मातोश्री नहीं गए और इस वक्त में उनका मातोश्री जाना कई सवाल खड़े कर रहा है। इससे पहले राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी ने एनसीपी प्रमुख शरद पवार को मिलने के लिए राजभवन बुलाया। उनके साथ एनसीपी नेता प्रफुल्ल पटेल भी थी। 20 मिनट तक की मुलाकात के बाद बाहर निकलकर प्रफुल्ल पटेल ने कहा कि राज्यपाल के बुलावे पर हम यहाँ आए, हमारे बीच कोई राजनीतिक चर्चा नहीं हुई। हालांकि प्रफुल्ल पटेल का यह बयान लोगों के गले नहीं उतरा कि अगर राजनीतिक चर्चा नहीं करनी थी तो फिर राज्यपाल ने शरद पवार को मिलने क्यों बुलाया था। पिछले कुछ दिनों के घटनाक्रम को देखते हुए महाराष्ट्र की राजनीति में दखल रखने वालों को ये लग रहा है कि राज्य की राजनीति में कुछ तो पक रहा है। राज्य की महाविकास अघाड़ी सरकार खासकर शिवसेना और राज्यपाल के बीच बढ़ते टकराव और राज्य में कोरोना वायरस के अनियंत्रित होते जाने की खबरों के बीच राष्ट्रपति शासन की चर्चा के चलते शरद पवार का राज्यपाल से मिलने जाना कई तरह की राजनीतिक चर्चाओं को जन्म दे रहा है। इसकी एक बड़ी वजह शरद पवार के साथ एनसीपी नेता प्रफुल्ल पटेल का राजभवन जाना भी है, क्योंकि प्रफुल्ल पटेल अपने गुजराती कनेक्शन के चलते ही केंद्र की राजनीति में अमित शाह और नरेंद्र मोदी के भी करीबी माने जाते हैं। सूत्र बताते हैं कि करीब 20 दिन पहले देवेंद्र फडणवीस, चंद्रकांत पाटिल और अमित शाह के बीच एक बार मंत्रणा हो चुकी है। इसके बाद ही बीजेपी ने मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को टारगेट करना शुरू किया है। सरकार के खिलाफ राज्य भर में बीजेपी का आंदोलन, बीजेपी नेताओं का सोशल मीडिया पर शिवसेना के खिलाफ आक्रामक होना, देवेंद्र फडणवीस का सीधे उद्धव ठाकरे को टारगेट करना, केंद्रीय रेल मंत्री पीयूष गोयल का रविवार को उद्धव ठाकरे पर सीधा हमला बोलना और एनसीपी के खिलाफ मौन रहना किसी स्ट्रेटजी का भाग हो सकता है। राजनीतिक विश्लेषकों की नज़र में सरकार और राजभवन के बीच विभिन्न मुद्दों पर लगातार बढ़ते जा रहे टकराव के मद्देनजर ये सामान्य संकेत नहीं है। मुंबई और दिल्ली के राजनीतिक गलियारों में ये चर्चा है कि बीजेपी जल्द से जल्द कुछ भी करके महाराष्ट्र की सत्ता में वापसी चाहती है, फिर चाहे वो शिवसेना के साथ हो या शिवसेना के बगैर। सूत्रों का ये भी कहना है कि महाराष्ट्र में बीजेपी की सत्ता का रास्ता राजभवन से ही निकलेगा। इसलिए बीजेपी लगातार राज्य में इस तरह का माहौल बनाने की कोशिश कर रही है जिसमें राजभवन राजनीति के केंद्र में रहे। गुड न्यूज़ ऑफ इंडिया। देश भले ही कोरोना काल से गुजर रहा हो, लेकिन कानून को अपना काम हर हाल में करते रहना है। लेकिन कांग्रेसी गैंग के प्रोपेगेंडा मास्टर्स को ये बात समझ में नहीं आती। इन्हीं में से एक हैं जावेद अख्तर। इन जनाब को इस बात की तकलीफ है कि इस वक्त पुलिस ने दिल्ली हिंसा के दोषियों को गिरफ्तार क्यों किया। असल में इस मामले में 2 लड़कियों को गिरफ्तार किया गया तो जावेद अपने शाहीन बाग वाले एजेंडे पर लौट आए। जावेद अख्तर ने ट्वीट किया और कहा कि जब देश कोरोना के अलावा मजदूरों के पलायन, बेरोजगारी और भुखमरी जैसी समस्याओं से जूझ रहा है, हमारा गृह मंत्रालय उन लोगों को गिरफ्तार करने में व्यस्त है जिन्होंने सीएए के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया था। उनकी प्राथमिकताएं शेष भारत से अलग हैं। जावेद अख्तर ने सीधे गृह मंत्रालय पर निशाना साधा तो इस पर तीखी प्रतिक्रियाएं आना भी शुरू हो गईं। असल में जावेद अख्तर उन लोगों में शामिल हैं जो किसी भी हाल में देश को अस्थिर देखना चाहते हैं।
जावेद अख्तर को इस बात से दिक्कत है कि आखिर पुलिस ने उन लड़कियों को गिरफ्तार क्यों किया। जावेद अख्तर के इस ट्वीट के बाद ट्विटर पर लोगों में काफी आक्रोश देखने को मिला। कई यूजर्स ने कहा कि दिल्ली में हिंसा कराने वाले कोरोना से भी ज्यादा खतरनाक हैं। महाराष्ट्र में कांग्रेस, एनसीपी और शिवसेना की गठबंधन सरकार में पिछले कुछ दिनों में सब कुछ सही नहीं चल रहा है। तीनों ही पार्टियों के नेता भले ही स्थिर सरकार होने का दावा कर रहे हों, लेकिन पार्टी में मारकाट मची हुई है। कांग्रेस नेता संजय निरुपम ने महाराष्ट्र में कोरोना के बढ़ते मामलों और प्रवासी मजदूरों को लेकर अपनी ही सरकार पर निशाना साधा। तो शरद पवार ने एक बार फिर कहा है कि हमारी सरकार स्थिर है और हम साथ खड़े हैं। इतना कहने के बाद शरद पवार ये भी कहते हैं कि हमारी भूमिका तटस्थ है। अब पवार किस बात के मायने निकाले जा रहे हैं। कांग्रेस नेता संजय निरुपम ने कहा कि महाराष्ट्र में हमारी 3 पार्टियों की सरकार कोरोना से निपटने में बिल्कुल असफल रही है। कांग्रेस को चाहिए कि वो धीरे से अब किनारे हो जाए। शिवसेना के मुख्यमंत्री अपनी मर्जी चला रहे हैं। ऐसे में कांग्रेस को चाहिए कि वो अपना फैसला ले। जो राजनीतिक घटनाक्रम चल रहा है उसकी जिम्मेदार शिवसेना है। संजय निरुपम ने कहा कि मुंबई तेजी से वुहान बनने की राह पर है। उन्होंने कहा कि प्रवासी मजदूरों के मामले में भी हमारी सरकार पूरी तरह से फेल रही। अगर केंद्र लिस्ट मांग रहा है तो हमारी सरकार दे क्यों नहीं रही? लिस्ट तुरंत देनी चाहिए थी। हालांकि इस दौरान उन्होंने एनसीपी की तारीफ की। कांग्रेस नेता ने कहा कि अगर कांग्रेस इस वक्त सरकार से किनारा नहीं करती है तो उसे आगे जनता को जवाब देना पड़ेगा। मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे बिना किसी से सलाह लिए अपनी मनमर्जी कर रहे हैं। मुंबई की इस हालत के लिए हमारी सरकार जिम्मेदार है। महाराष्ट्र की स्थिति बिगड़ने के पीछे सबसे ज्यादा शिवसेना जिम्मेदार है। मुख्यमंत्री अहंकार में जी रहे हैं। ये कौन सा अहंकार है? इस अहंकार की वजह क्या है? महाराष्ट्र में मचे राजनीतिक उथल पुथल के बीच एनसीपी प्रमुख शरद पवार ने कहा है कि सरकार स्थिर है और हमारी भूमिका पूरी तरह से तटस्थ है। सरकार के साथ हम खड़े हैं। सरकार को किसी भी तरह का कोई संकट नहीं। उन्होंने कहा कि कोई कुछ भी कहता रहे, लेकिन हम यही कहेंगे कि शिवसेना, कांग्रेस और एनसीपी की सरकार पूरी तरह से स्थिर है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया। राहुल गांधी को कुछ भी पसंद नहीं है। वो इस देश के ऐसे नेता हैं जो हर चीज को खारिज करते हैं, लेकिन उसका कोई तर्क या फिर कोई समाधान राहुल गांधी के पास होता नहीं। मतलब कि उनकी सियासत मारो और भगो वाली है। प्रवासी मजदूरों से, टैक्सी ड्राइवर से और उसके पहले रघुराम राजन और अभिजीत मुखर्जी से जो कुछ पढ़ा समझा, राहुल गांधी ने सबका रायता बनाकर प्रेस कॉन्फ्रेंस में बिखेर दिया। एक के बाद एक करके लगातार कई झूठ बोले और अंत में वही 7,500 की राम कहानी पर आकर रुक गए। मीडिया के सामने जो सबसे पहला और बड़ा झूठ राहुल ने बोला वो ये कि लॉकडाउन का मकसद फेल हो गया, जबकि हकीकत ये है कि एक नहीं कई रिपोर्ट में ये बताया जा चुका है कि अगर लॉकडाउन नहीं किया गया होता तो आज देश में कोरोना पीड़ितों की संख्या 14 से लेकर 20 लाख होती और कोरोना से मौत का आंकड़ा भी 37,000 से 78,000 के बीच हो सकता था। लेकिन राहुल को इन बातों से क्या लेना देना? उन्हें अपनी सियासत चमकानी थी, इसलिए वो दूसरा बड़ा झूठ भी बोल गए। राहुल गांधी बस अपने काम की चीज देखते हैं, बाकी चीजें छोड़ देते हैं। यह हरकत वो उस वक्त से कर रहे हैं जब अपनी सरकार के बिल की कॉपी को उन्होंने प्रेस क्लब में फाड़कर फेंका था। अगर उनके हिसाब से लॉकडाउन गलत है तो फिर उनकी ही राज्य सरकारें केंद्र सरकार के निर्णय से पहले क्यों लॉकडाउन बढ़ा रही हैं? केंद्र सरकार के निर्णय से पहले कांग्रेस शासित पंजाब और महाराष्ट्र सरकार ने लॉकडाउन बढ़ाने का निर्णय किया। राहुल गांधी शायद ये सब भूल गए होंगे। राहुल गांधी से सवाल किया गया कि महाराष्ट्र में देश के कुल संक्रमितों का 1/3 से बड़ा हिस्सा है, वो महाराष्ट्र के लिए कुछ प्रभावी काम क्यों नहीं करते? इस पर राहुल गांधी ने कहा कि महाराष्ट्र में वो निर्णायक भूमिका में नहीं है। तो सवाल यह है कि आखिर वो महाराष्ट्र में सरकार से बाहर क्यों नहीं हो जाते? यही नहीं, अगर वो प्रभावी भूमिका में नहीं है तो सिर्फ सोनिया का ओरिजिनल नाम लेने पर देश के सबसे बड़े पत्रकार अर्नब गोस्वामी के खिलाफ पूरी सरकार कैसे काम करने लगी? जाहिर है कि राहुल गांधी का तीसरा बड़ा झूठ था।
राहुल गांधी ने अब लॉकडाउन में धीरे धीरे छूट देने पर आलोचना की, लेकिन ये वही राहुल गांधी है जो लगातार लॉकडाउन हटाने की मांग करते रहे। उनके पिछले बयानों में साफ कहा गया है कि लॉकडाउन नहीं होना चाहिए। मतलब कि ये राहुल गांधी का चौथा झूठ जो मीडिया के सामने बोल गए। सवाल ये है कि क्या राहुल गांधी आगे भी ऐसे ही झूठ की सियासत करते रहेंगे? बिहार में कोरोना संकट के बीच प्रवासी मजदूरों के मुद्दे पर घिरी नीतीश सरकार के लिए विपक्ष के एक नेता ने बयान देकर मुश्किलें बढ़ा दी। दरअसल बयान आया है राजद के वरीय नेता शिवानंद तिवारी की तरफ से, जिनको लालू और नीतीश दोनों का ही करीबी माना जाता है। बिहार की सियासत में तिवारी बाबा के नाम से मशहूर शिवानंद तिवारी ने आशंका जताई है कि आगामी बिहार विधानसभा चुनाव में बीजेपी जेडीयू से अलग राह अख्तियार कर सकती है। तिवारी बाबा के इस बयान से बिहार एनडीए में खलबली मच गई है और बिहार का सियासी तापमान बढ़ गया है। बिहार के उप मुख्यमंत्री और बीजेपी के वरिष्ठ नेता सुशील मोदी की पहचान एक संकट मोचक की रही है। कोरोना और लॉकडाउन के बाद विपक्ष के एनडीए में तनाव के बयान के बाद सुशील मोदी ने सोमवार को साफ किया कि एनडीए आगामी विधानसभा चुनाव में नमो और नीतीश के विश्वसनीय चेहरे पर ही लड़ाई करेगा। हालांकि सुशील मोदी ने अपने बयान के पीछे बिना नाम लिए माना कि वो राष्ट्रीय जनता दल के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष शिवानंद तिवारी के उस बयान का जवाब दे रहे हैं जिसमें उन्होंने आशंका जताई थी कि बीजेपी अकेले चुनाव लड़ने की तैयारी कर रही है। मोदी ने अपने बयान में कहा कि महागठबंधन के 3 प्रमुख घटक जब राजद के नेतृत्व थोपने का विरोध करते हुए अलग रणनीति बनाने में लगे हैं, तब विपक्ष की चिंता का पारा बढ़ रहा है। सीनियर लोग संकट प्रबंधन में लगाए गए। फिर उन्होंने शिवानंद तिवारी का नाम लिए बगैर कहा कि लालू प्रसाद को जेल पहुंचाने का दाग मिटाने के लिए जिन्हें संन्यास तोड़कर सक्रिय राजनीति में लौटना पड़ा, वो काल्पनिक बयान दे रहे हैं। उन्हें एनडीए के बजाय महागठबंधन की चिंता करनी चाहिए। निश्चित रूप से सुशील मोदी का यह बयान शिवानंद तिवारी के बयान से सियासी माहौल जो गर्मा सकता है उसको लेकर डैमेज कंट्रोल में लगे हुए हैं। महाराष्ट्र में सियासत का खेल तेजी से चल रहा है। इसके सबसे बड़े खिलाड़ी शरद पवार सक्रिय हैं। पहले वो राज्यपाल से मिलने जाते हैं अजीत पवार नहीं प्रफुल्ल पटेल के साथ, फिर अचानक उद्धव ठाकरे के घर पहुंच जाते हैं, मीटिंग करते हैं, कहते हैं कि सरकार सुरक्षित है, लेकिन ये भी कह देते हैं कि हमारी भूमिका तो तटस्थ है। मतलब कि वो खेल का मजा ले रहे हैं और इधर उद्धव की कुर्सी पर बनाई है। ठीक उसी के बाद राहुल गांधी कहते हैं कि हमारी तो महाराष्ट्र में कोई भूमिका ही नहीं। तो फिर सवाल ये कि वो सरकार में क्या कर रहे हैं? बिना किसी भूमिका के उद्धव की पालकी ढोने का मतलब क्या है? शायद इसका मतलब सोनिया खेमे के अहमद पटेल बताएं। खैर, महाराष्ट्र में हलचल तो तब शुरू हुई जब शरद पवार राज्यपाल से मिले। शिवसेना नेता संजय राउत ने बताया कि शरद पवार और उद्धव ठाकरे की मुलाकात हुई है जो 1.5 घंटे चली। उन्होंने कहा कि सरकार मजबूत है और उस पर कोई खतरा नहीं है। वास्तव में यही बयान बताता है कि कुछ न कुछ तो गड़बड़ है। अगर सब कुछ सही है तो इसकी मुनादी की जरूरत ही नहीं होनी चाहिए। शिवसेना कह रही है कि सब ठीक है, कांग्रेस भी कह रही है कि सब अच्छा है, एनसीपी भी कह रही है कि सब चंगा है। सब कुछ ठीक की मुनादी ही बताती है कि अंदर ही अंदर कुछ पक जरूर रहा है। कोरोना वायरस से सबसे बुरी तरह प्रभावित महाराष्ट्र में अंदर खाने सियासी दांवपेच भी शायद शुरू हो चुका है। वो चाणक्य ही क्या कि उसकी चाल सबको समझ में आ जाए। तो क्या शरद पवार एक बार फिर चौंकाने वाले हैं? ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज ऑफ इंडिया। राहुल गांधी सरकार से गरीबों के खाते में 7,500 रुपए डालने की मांग करते हैं तो सोनिया गांधी 10,000 मतलब कितना मिले इसको लेकर भी कंफ्यूजन है। असल में कांग्रेस के अंदर 3 कांग्रेस सक्रिय हैं, कांग्रेस एस, कांग्रेस आर और कांग्रेस पी। और दिलचस्प बात ये कि तीनों को यही नहीं पता कि दूसरा कर क्या रहा है। सोनिया गांधी घोषणा करती हैं पार्टी श्रमिकों के ट्रेन टिकट का खर्चा उठाएगी और राहुल गांधी इस बारे में ट्वीट तक नहीं करते। जूम कॉन्फ्रेंस की बात ही जाने दें। वास्तव में इन्हें दिल्ली में रेलवे स्टेशन पर होना चाहिए था। इस मुद्दे पर आगे बढ़कर नेतृत्व देना चाहिए था।
राहुल गांधी और उनके लोग पार्टी में इस कदर हाशिए पर पड़े हैं कि शायद निजी तौर पर वे इस बात का विलाप करते हों कि ज्यादातर शीर्ष नेता उन्हें रिट्वीट तक नहीं करते। प्रियंका गांधी उत्तर प्रदेश में अपने मन का काम करती हैं, क्योंकि उनके ताकतवर सहयोगी संदीप सिंह को ये दिखाना है कि उनके पास डीके शिव कुमार और अहमद पटेल से बेहतर आइडियाज हैं। इस वजह से अक्सर ऐसा लगता है कि मानो अपनी राजनीतिक छाप छोड़ने के लिए तीनों धड़े एक दूसरे से होड़ में लगे हों। वास्तविक विभाजन के अभाव में ऐसा लगता है कि पार्टी को पता ही नहीं है कि वो क्या कर रही है या किस दिशा में बढ़ रही है। कांग्रेसी नेताओं को सिर्फ एक ही बात पसंद है, और वो ये कि पार्टी के दूसरे नेताओं को सफल होने नहीं दिया जाए। वैसे ये स्वास्थ्य प्रतिस्पर्धा भी साबित हो सकती है, क्योंकि इसके कारण उन्हें कुछ करने की प्रेरणा तो मिलती है, लेकिन तीनों खेमों में से किसी को भी सफलता मिलती नहीं दिखती, क्योंकि उनमें से किसी को भी राजनीतिक अभियान की समझ नहीं है। यहाँ ये तक नहीं पता कि सार्वजनिक रूप से कोई बात सामने रखने के लिए एक प्रचार अभियान की जरूरत होती है। महामारी लॉकडाउन के दौरान राजनीतिक गतिविधियों पर रोक कांग्रेस पार्टी के असली लुटियंस नेताओं के लिए वरदान साबित हुई। उन्हें अब बाहर निकलने की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि राजनीतिक धरना प्रदर्शन करने की इजाजत नहीं है। घरों से दूर फंसे मजदूर अब जिंदा रहने की जद्दोजहद में लगे हैं। राहुल गांधी इंस्टाग्राम पर अपनी एक तस्वीर लगाते हैं जिसका शीर्षक है कार्यालय में एक शांत शाम। इतनी बेवकूफी के लिए निश्चय ही बहुत प्रयास की जरूरत होती होगी। प्रवासी श्रमिकों से मिलने राहुल गांधी को 50 दिनों से अधिक का समय लग जाता है, और प्रियंका गांधी ने अपना काम अपने निजी सचिव को सौंप रखा है, जो कम्युनिस्ट पृष्ठभूमि से आते हैं। क्या किसी को पता है कि नरेंद्र मोदी का निजी सचिव कौन है या अमित शाह का? नहीं, क्योंकि ये नेता राजनीति की मूल बातें जानते हैं, जैसे ये बात कि नेता का काम नेतृत्व करना है। तीनों कांग्रेस पार्टियां, कांग्रेस एस, कांग्रेस आर और कांग्रेस पी, उनके नेताओं द्वारा नहीं बल्कि एक भी प्रत्यक्ष चुनाव नहीं जीतने वाले सहयोगियों द्वारा चलाई जाती दिखती है। राहुल गांधी को प्रवासी मजदूरों के साथ दिल्ली से अमेठी तक चल के जाना चाहिए था। जिम में इतना व्यायाम करना भला किस दिन काम आएगा? और मजदूरों के लिए बस चलाने देने के योगी आदित्यनाथ के इनकार के बाद एक भावपूर्ण भाषण देने के लिए प्रियंका गांधी को खुद दिल्ली या राजस्थान से लगने वाली उत्तर प्रदेश की सीमा पर जाना चाहिए था। उन्हें अपनी गिरफ्तारी देनी चाहिए थी। इसके बजाय पार्टी के उत्तर प्रदेश प्रमुख गिरफ्तार किए जाते हैं और पार्टी नेता हमेशा की तरह ट्वीट कर इसकी निंदा करते हैं। जरा कल्पना करके देखें कि अशोक गहलोत ने यदि बीजेपी के राजस्थान प्रमुख को जेल भेजा होता तो भाजपा की क्या प्रतिक्रिया होती। पहले से ही संकटों में घिरे उद्धव सरकार के लिए राहुल गांधी ने एक नई मुसीबत खड़ी कर दी है। राहुल ने कहा कि महाराष्ट्र में हमारी हालत डिसीजन मेकर की नहीं है, मतलब कि उद्धव ठाकरे कांग्रेस को अपने फैसले में ठीक से शामिल नहीं कर रहे हैं। लेकिन राहुल के इस बयान के बाद कांग्रेसी बाला साहेब थोराट ने दूसरी तरह का बयान दे डाला कि सब कुछ तो ठीक है। अब राहुल गांधी की बात सही है कि बाला साहेब थोराट ये कांग्रेस जाने, लेकिन उद्धव ठाकरे सरकार मुसीबतों में घिर चुकी है। राहुल गांधी ने मीडिया को कहा कि महाराष्ट्र सरकार को कांग्रेस सपोर्ट कर रही है, वहां पार्टी की बड़े फैसलों में भूमिका नहीं है। ये कहकर राहुल ने महाविकास आघाड़ी एकजुटता को लेकर अटकलों को हवा दे दी है। राहुल ने कहा कि हम महाराष्ट्र में सरकार को सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन वहां डिसीजन मेकर नहीं है। हम पंजाब, छत्तीसगढ़, राजस्थान, पुदुचेरी में डिसीजन मेकर हैं। सरकार चलाने और सरकार का सपोर्ट करने में फर्क होता है। लेकिन राहुल से उलट महाराष्ट्र कांग्रेस चीफ और सरकार में मंत्री बाला साहेब थोराट ने कहा कि कांग्रेस नाखुश नहीं है। उन्होंने कहा कि सभी तीन पार्टियां हर सप्ताह मीटिंग करती है, जिसमें फैसले किए जाते हैं। सब पार्टियां मिलकर काम कर रही हैं। थोराट का यह बयान राहुल के आज के बयान से उलट है। जहां राहुल कह रहे हैं कि कांग्रेस केवल महाराष्ट्र में सपोर्ट करती है और फैसलों में उसकी बड़ी भूमिका नहीं है, राहुल गांधी ने यह भी बताया कि महाराष्ट्र, दिल्ली जैसी जगहों पर कोरोना वायरस का प्रकोप इतना ज्यादा क्यों है। उन्होंने कहा कि जितनी ज्यादा कनेक्टेड जगह हैं, वहां कोरोना ज्यादा एग्रेसिव है। आप दिल्ली देखें, मुंबई देखें, पुणे देखें, महाराष्ट्र भारत के सबसे कनेक्टेड राज्यों में से एक है, इसलिए वहां पर कोरोना के ज्यादा मामले होंगे। उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र अपनी कनेक्टिविटी के नेचर की वजह से इतना संघर्ष कर रहा है। राहुल के मुताबिक महाराष्ट्र बिजनेस का सेंटर है, इसलिए केंद्र सरकार को उसे पूरी तरह से सपोर्ट करना चाहिए। शिवसेना के सांसद संजय राउत ने मंगलवार को कहा कि सरकार की स्थिरता को लेकर चिंता की जरूरत नहीं है।
उन्होंने पुष्टि की कि पवार ने उद्धव से मुलाकात की है। ऐसी अटकलें हैं कि कोविड-19 महामारी से निपटने के तरीकों को लेकर शिवसेना, एनसीपी, कांग्रेस के बीच मतभेद पैदा हो गए हैं। राउत ने संभावित राजनीतिक संकट की ओर इशारा करते हुए कहा कि विपक्ष को अभी भी कोरोना के लिए टीका और उद्धव ठाकरे की सरकार को गिराने के लिए खुराक खोजना बाकी है, लेकिन प्रयास जारी है। उन्होंने कहा कि सरकार मजबूत है और उस पर कोई खतरा नहीं है।